वेलकम टू माय चैनल कथावदती। कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मैंने कहा दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। यही बस एक डायलॉग था जो वह दोहराती रहती थी। यह एक दिन की बात नहीं थी। जब से हमारी शादी हुई तब से ऐसा ही होता रहा है। पूरे 36 गुण मिल गए थे शादी के वक्त, जाने कैसे। बाद में तो ऐसा ही लगता था वह जमीन और मैं आसमां। मैं खुला खर्चा करने वाला, अगर कोई आकर जरूरत बता, कोई रुपए मांगे तो मैं दे देता, उसे कभी मना नहीं करता। और वह दांतों में रुपया पकड़ने वाली, 1 रुपया भी इधर से उधर हो जाए तो पूरा दिन हिसाब लगाती। मैं अस्त व्यस्त घर को अपना आराम घर मानने वाला और अपनी मर्जी से कैसे भी रहने वाला, लेकिन वह घर को सजाकर और हर चीज को संभाल कर रखने वाली, कोई चीज इधर से उधर ना होने देती। अक्सर हम टकराते थे। यह जूते कैसे रख दिए, यह टॉवल यहाँ क्यों डाला रखा है, सही तरह से नहीं रख सकते क्या, गीले पैरों से फर्श क्यों गीला करते हो। और भी अनगिनत शिकायतें रहती हैं उसे मुझसे। आज तक मेरी तारीफ के लिए एक शब्द भी नहीं निकले उसके मुंह से। बस इतना जरूर कहती है, किस्मत फूटी थी मेरी जो यहाँ आ गई। उसे खुश करने के लिए मैं बहुत कुछ करता। मैं 1 तारीख को साड़ी लेकर गया था उसके लिए, और वह देखते ही बोली, हद होती है फिजूल खर्चे की। अभी तो दुर्गा पूजा में नए कपड़े लिए थे। मुझे लगा था मेरे कम वेतन के कारण बेचारी आज तक एक भी गहना नहीं ले पाई है। थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर मैंने रुपए इकट्ठे किए और उसके लिए एक अंगूठी खरीदी। बहुत खुशी से मैं घर पहुंचा और उसके पास जाकर बोला, अपनी आंखें बंद करो, मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए। उसने आंखें बंद की और मैंने उसकी उंगली में वह अंगूठी पहना दी। देखते ही वह बोली, मेरी माँ 15 दिन से बीमार है, मैं उन्हें देखने नहीं जा रही थी ताकि पैसे खर्च ना हो और महीना ठीक से कट जाए। बिट्टू की फीस भी जमा करनी है, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, और तुम मेरे पीछे पीछे पैसे इकट्ठे करते हो। मेरा इश्क हवा बनकर उड़ गया और मैं आज के बाद इसके लिए कभी कुछ नहीं लाऊंगा। बस यही नहीं, मैंने भी मान लिया कि मेरी ही किस्मत फूटी थी जो ऐसी नीरस बीवी मिली। प्यार के एक बोल नहीं आते इसे, बस मुझ में कमियां ही कमियां नजर आती हैं। उसका स्वभाव समझ में नहीं आता था। सुबह उठने से लेकर मेरे सोने तक मेरी पसंद का ख्याल रखती, सब चीज मेरे हिसाब से ही करती, खाना भी मेरी ही पसंद का बनाती। मुझे तो आज तक उसकी पसंद नापसंद का कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि जिंदगी भौतिक जरूरतों से ही कट जाती है, भावनात्मक कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, तुम पैसे बचाओ, घर को सजा कर रखो और मुझे अनुशासन में रखकर खुशी मिलती है तो ये ही सही। अब सुबह घर से जल्दी निकल जाता और दोपहर को कैंटीन में ही खा लेता और रात को देरी से लौटने लगा, यह सोचकर कि शायद उसे मेरी कमी महसूस हो और वह मेरी देर से आने का कारण पूछे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह तो आज भी मेरे मौजों से परेशान थी और मेरे कैंटीन में खाने को फिजूल खर्चा बताती। हम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। अगर हमारे बीच में बिट्टू नहीं होता तो मैं कभी का उसे छोड़कर चला गया होता। धीरे धीरे उसे बदलने की कोशिश कम हो गई। मैंने मान लिया कि मेरी जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी। एक दिन दोपहर में कैंटीन में बैठा सैंडविच खा रहा था कि तभी सविता मेरे पास आई और बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह कैंटीन तो सबकी है। और बैठ गई। आपका घर पास में है ना? वह बोली। अभी 3 महीने ही हुए थे उसे ऑफिस में आए और वह मेरे बारे में इतना जानती है, यह सोचकर मैं खुश हुआ। हाँ, पास में ही है, वह बोला। वह बोली, तो अपने घर नहीं जाते खाना खाने? आपकी वाइफ बाहर गई है क्या? उसने पूछा। बस समय बच जाता है। ऐसा कहकर दोनों ने कॉफी पी। उसके बाद अक्सर हमारी बातें होती। परिवार की जिम्मेदारी उठाते उठाते 35 साल की हो गई थी। अपना घर नहीं बसा पाई और अब बसाना भी नहीं चाहती थी। उसे इतने दिन हो गए थे यहाँ आए हुए, पर मैंने कभी ध्यान से उसे देखा ही नहीं। अब उससे रोज बातें होने लगी तो उसके बारे में सोचने लगा। अपना टिफिन लेकर आती थी तो मुझे भी खाने के लिए कहती और जिद करके कैंटीन का खाने नहीं देती। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी मेहरबान क्यों है मुझ पर यह।
और किसी से तो इतना बात नहीं करती, लेकिन छोड़ो, अपनी अपनी सोच है। एक दिन बोली, जानते हो, मेरा कोई मित्र नहीं है, ना ही कोई लड़का, ना ही कोई लड़की। तुम पहले इंसान हो जिसके साथ मुझे अच्छा लगने लगा है। यह बात सुनकर उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। मैं सोचने लगा कि मैं इतना खास हूँ, लेकिन चारू को क्यों नहीं नजर आते मुझ में यह गुण। मुझ में कमी नहीं है, कमी तो उस घमंडी औरत में है। मैंने खुद को समझाया और सविता की दोस्ती को स्वीकार किया। अब मैं उदास नहीं रहता था। अब मुझे कोई कमी नहीं लगती थी। सुबह उठने के साथ ही जल्दी रहती थी ऑफिस जाने की। जल्दी जल्दी काम निपटाता और सारा वक्त सविता के पास रहता। कई बार हम ऑफिस के बाद कॉफी शॉप में गए। पार्क की बेंच पर बैठकर घंटों बातें करते। एक दिन सविता के साथ पिक्चर देखने का प्लान भी बना लिया। रविवार का दिन था, ऑफिस में जरूरी काम है, यह कहकर निकल ही रहा था। रविवार के दिन भी ऑफिस से पेट नहीं भरता क्या? चारू बोली। आज उसका यह ताना मुझे अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझसे बात करना चाहती है, वह मेरे साथ समय बिताना चाहती है। एक बार तो मन किया कि न जाऊं, लेकिन सविता के साथ वक्त बिताने की चाह के आगे चारू का बदलाव मुझे रोक नहीं पाया और मैं चला गया। हमने साथ साथ पिक्चर देखी। उसमें एक भावुक सीन था। तभी सविता ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक रोमांटिक मूवी, ऊपर से किसी औरत ने पहली बार इतने प्यार से मेरा हाथ पकड़ा था। उन पलों में मुझे एक बार भी चारू का ख्याल नहीं आया। फिल्म देखने के बाद एक साथ खाना खाया और एक पार्क में एक बेंच पर बैठ गए। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया हुआ था। रात को मैं मुंह लटका कर आता था, वहीं अब मैं गुनगुना कर आ रहा था। चारू ने भी मुझे किसी काम के लिए नहीं टोका। रात को वह मुझसे बड़े कोमल स्वरों में बोली, ऑफिस में आजकल बहुत ज्यादा काम होता है क्या? हाँ, आजकल काम ज्यादा हो रहा है। ओवर टाइम दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ज्यादा पैसे दे पाऊं। कोई जरूरत नहीं है इतना काम करने की। मैं थोड़े ही पैसों में घर का खर्च चलाना जानती हूँ। कल से 5 बजे ही निकल आना। मैंने कहा, देखता हूँ। अभी मैंने बहुत काम ले लिया है, उसे खत्म करना भी तो जरूरी है। वह मुझसे लिपट कर सो गई। पूरी रात मैं सोचता रहा कि वह अच्छी औरत है या बुरी। जब मैं इसके साथ वक्त बिताना चाहता था, तब मैं इसके मुंह से निकले 2 मीठे बोल के लिए तरस गया था, और आज यह खुद कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं? मैं डर कर कांप गया। क्या होगा अगर इसे पता चल गया मेरे और सविता के रिश्ते के बारे में? यह तो घर से ऑफिस तक मुझे बदनाम कर देगी। इसके गुस्से का कोई भरोसा नहीं है। सबके सामने इसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। मैं सोचकर ही इतना डर गया कि वह पास में लिपटी हुई नागिन लग रही थी। न जाने कब डस ले। मैंने डर के मारे उसे दूर किया और दूसरी तरफ सो गया। दूसरे दिन ऑफिस गया तो मुझे सविता कुछ उदास लगी। मैंने उससे पूछा क्या बात है, तो कहने लगी, मैं कब तक किराए पर रहूंगी। मैंने एक प्लाट देखा है, 7 लाख का है। मेरे पास 3 लाख तो हैं, 4 लाख की जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद कर देते तो बहुत अच्छा होता। वैसे भी जमीन के साथ मैं भी तो तुम्हारी रहूंगी ना। वह तो ठीक है सविता, पर मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है। 20,000 रुपए में मैं क्या कर सकता हूँ? इतने में तो घर चलाना भी मुश्किल होता है। तुम समझ सकती हो। तुम कुछ दिन इंतजार क्यों नहीं कर लेती? पहली बार कुछ मांगा था, वह भी मना कर दिया। बस टाइम पास समझ के रखा था ना। घर में बीवी और बाहर मैं। बहुत गलत सोच है तुम्हारी। तुम चाहते तो दे सकते थे। गांव में बहुत जमीन है ना तुम्हारी? हाँ है, पर वो कभी चारू मुझे बेचने नहीं देगी। वह तो पुरखों की निशानी मानती है उसे। मैं कुछ नहीं जानती। कैसे भी करके मुझे रुपए दो, वरना यह तस्वीर मैं तुम्हारे घर भेज दूंगी। अगर तुम मेरे बने नहीं रहे तो क्या मैं बनी रहूं तुम्हारी? यह कहकर थिएटर पार्क की तस्वीर उसके सामने पटक दी। किसी में उसका हाथ पकड़े हुए था, किसी में उसने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया हुआ था, और कहा, इन सब फोटो के साथ एक चिट्ठी भी डाल दूंगी और कह दूंगी कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर मैंने तो तुम्हारा सिर्फ हाथ ही पकड़ा है। वह डर कर बोला, पर यह तो तुम और मैं ही जानते हैं, तुम्हारी पत्नी नहीं। वह हंसती हुई चली गई।
अब जान देने के सिवा और कोई चारा नहीं। यह सोचकर मैं घर की ओर जा रहा था। एक आखिरी रात चारू और बिट्टू के साथ बिता लेता हूँ। सुबह जब निकलूंगा तो वापस नहीं लौटूंगा। चारू के हाथों से मरने से अच्छा है चुपचाप मर जाऊं। मैं घर पहुंचा तो बहुत उदास था। खाना भी नहीं खाया और बिट्टू को सीने से लगाए बैठा रहा। चारू भी ना जाने क्यों किसी बात के लिए नहीं कोसती। आज ऐसा लग रहा था वह चाहे तो मुझे खूब खरी खोटी सुनाए और चाहे तो दरवाजा बंद करके मारे। लेकिन क्यों आज भी सबके सामने मार खाने से डर लग रहा था। रात बीत रही थी। बिट्टू सो रहा था। मैं पंखे की तरफ देख रहा था। बहुत तेजी से घूम रहा था और मेरे विचार भी। मैं सोच रहा था कि चारू सो गई। सविता से झगड़ा हो गया है क्या जो इतने उदास हो। वो मुंह फेर कर बोली। मुझे लगा अभी मेरा दिल उछलकर हाथों में आ जाएगा। कोशिशों के बाद भी मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी। कुंवारी है ना वो, साथ रहना चाहते हो? नहीं तो ऐसा क्यों बोल रही हो? मैंने मरी हुई आवाज में पूछा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हें छोड़ भी सकती हूँ। इतना डरने की जरूरत नहीं है मुझसे। खा नहीं जाऊंगी। अगर इतना प्यार करती हो तुम मुझसे तो कभी जताया क्यों नहीं? क्यों मेरी भावनाओं की कदर नहीं करती तुम? तुम्हें पता है कितना दुखी रहता था। आज जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। मैंने तो तुम्हें सदा खुश रखने की कोशिश की है। मैं रोते रोते बोला। तुम्हें कभी मुझ पर दया नहीं आई। मैं जानती हूँ सारी गलती मेरी है। उसने आसानी से कबूल कर लिया। बचपन से सदा अपनी माँ को अपने पिता से दबते देखा था। मम्मी की छोटी सी गलती पर पापा उन्हें मारते पीटते थे। मैंने तभी सोच लिया था कि मैं ये गलती कभी नहीं करूंगी। इसलिए बहुत प्यार होते हुए भी कभी जताया नहीं। और जब गलती समझ आई तब तक तुम बहुत दूर जा चुके थे। मैं बिट्टू को लेकर पार्क गई थी। वहीं देखा वह तुम्हारे कंधे पर सिर टिकाए बैठी थी। बाद में पता चला कि तुम्हारे ऑफिस में काम करती है। मुझे माफ कर दो चारू। हाथ जोड़कर रोते हुए बोला। क्या चाहते हो? जो चाहोगे वही होगा। वह मुझे ब्लैकमेल कर रही है। मैंने सारी बात चारू को बता दी। वह बोली, जब बोल दिया जो चाहोगे वही होगा तो वह होती कौन है डराने वाली? कल से उसकी हिम्मत नहीं होगी तुम्हें आंख उठाकर देखने की। चलो अब आराम से सो जाओ। तुम क्या करने वाली हो यह जानकर क्या करोगे? और दोबारा किसी औरत की ओर देखा तो वह आंख दिखाकर बोली, तुम नहीं बदल सकती। देखो अब भी डांट रही हो। तुम प्यार करोगी तो कसम खाकर कहता हूँ किसी और की ओर नहीं देखूंगा। कल घर पर ही रहना बिट्टू के पास। मुझे कहीं जाना है। और मेरे कंधे पर सिर रखकर सो गई। आज मुझे जन्नत मिलने से भी ज्यादा सुकून मिल रहा था। जिंदगी की सबसे मीठी नींद थी जो मैंने उस रात ली। सुबह उठा तो वह जा चुकी थी। न जाने कहाँ गई होगी। यह सोचकर मैं डर रहा था। लगभग 2 घंटे बाद वह लौट आई और बोली, अब तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। क्या क्या तुमने? करना क्या था? पकड़कर घसीटते हुए थाने लेकर जा रही थी। बीच में ही वह मेरे पैर पकड़कर बोली, बहुत बदनामी होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं यह शहर छोड़कर चली जाऊंगी। और मैं आ गई। अब वह चली जाएगी तो हमें क्या? मुझे पहली बार खतरनाक बीवी मिलने पर गर्व हो रहा था।